प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सेशन आपको 20 अंक दिलाने वाला है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही सुनी। हाँ, 20 अंक दिलाने वाला है, वो भी किस विषय में? मैथ में। अब आप कहेंगे सर ये 20 नंबर क्यों दिलाने वाला है? क्योंकि आप सबको पता है कि हर एक विषय में आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और यदि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो गए तो फिर 100% आपको 20 नंबर मिलेंगे। ये आप सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम आपको ये 20 क्वेश्चन हल कराएंगे और तो आपका जवाब ये हो सकता है कि इससे आप यही क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन इन 20 क्वेश्चन से आपको बहुत से क्वेश्चन परीक्षा में या तो यही मिल सकते हैं या फिर इसी तरह के मिल सकते हैं। ये बिल्कुल बात सही है। तो फिर आपको हर एक क्वेश्चन को मेहनत से पढ़ना है और यदि आप ये सोच के आए हैं कि 2 मिनट देखेंगे फिर निकल लेंगे तो फिर आपको यहाँ से बेनिफिट होने वाला कुछ नहीं है, ठीक। तो क्या करना है, आपको हमारे साथ पूरे समय तक बने रहना है और ये 20 क्वेश्चंस का आपको भरपूर फायदा उठाना है। हर एक क्वेश्चन को समझना और उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, किन्हीं दो संख्याओं का लासा यानी एलसीएम दिया हुआ है 60 यानी 60 अंश, एचसीएफ यानी मासा दिया हुआ है 3, एक संख्या है 12, तो दूसरी संख्या कौन है ये बताना है। ऑप्शन दिया है 20, 15, 180 और 36, तो कौन सा सही है? इसके लिए क्या करना है, आपको एक सूत्र लिखना है, मासा गुणे लासा, और ये होती है पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, ये फार्मूला बनता है। तो यहां पर मासा की जगह पे 3 लिखिएगा और लासा की जगह पे 60 लिखना है और पहली संख्या कितनी है यहाँ पर देखिए 12 यानी कि 12 दे रखी है और दूसरी संख्या बताना है। तो 12 पंचे कितना होता है? 60 हो गया। तो दूसरी संख्या कितनी हो गई? 5 तिया 15। अब आंसर आपको मिल गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 15। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक समीकरण दे रखी है x + 2y = 5 और 4x + 8y = 20 के हल होंगे। पहला ऑप्शन दिया है केवल एक हल होंगे, दूसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तीसरा ऑप्शन दिया है 2 हल होंगे और चौथा ऑप्शन ही डी दिया है कोई हल नहीं होगा। अब कौन से हल होंगे, क्या है आंसर सही, ये जानने के लिए आपको एक फार्मूला ध्यान रखना है। कौन सा? तो A1 अपन A2 इक्वल B1 अपन B2 इक्वल C1 अपन C2, यानी आपको यहां पर A1 अपन A2 इक्वल B1 अपन B2 इक्वल C1 अपन C2 ये पहले लिखना है। अब यदि ये रिलेशन बन जाता, अब A1 A2 कहां से लाएंगे? x का जो गुणांक है वो A1 हो जाएगा, इस x का गुणांक क्या होगा? A2 हो जाएगा, y का गुणांक हो जाएगा यहाँ पर B1 और इसमें y का गुणांक B2 हो जाएगा और जो कांस्टेंट यहाँ पर है ये C1 और ये C2 होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ये रिलेशन देखेंगे और A1 का मान कितना है? 1 है, तो आपको यहाँ पर 1 लिख देना है। A2 के स्थान पे कितना लिख देना? 4 लिखना है, तो आपको यहाँ पर 4 लिख देना है, बराबर निशान लगाइए। B1 की जगह पर 2 लिख देना है और B2 की जगह पर 8 लिख देना है, इक्वल का निशान लगा दीजिएगा। ये C1 है 5 और ये C2 है 20। अब जरा देखिए तो
ये तो 1/4 है, इसको आप कैंसिल करिएगा तो 1/4 ये हो गया और ये भी 1/4 हो गया। तो यहाँ पर 1/4 और ये भी 1/4 और ये भी 1/4, यानी कि जो शर्त सही हो गई ये पहली वाली शर्त सही हो गई। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, यदि ऐसी शर्त बनती है तो हो जाएंगे इसके अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि यहाँ का बोलेंगे अनंत हल, यानी अपरिमित रूप से यदि ये शर्त बनती है तो आप बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक, तो यहां पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सही होगा बी। कौन सा? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। लेकिन यहां पर देखिए यदि ये शर्त बन जाती है, देखिए यहां पर यदि ये शर्त बनती है A1 ये A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, यदि ये शर्त बन जाती है तो हो जाएगा यहां पर अद्वितीय हल हो जाएगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। लेकिन यदि यहां पर ये शर्त बन जाएगी B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी थी। तीन हमने सूत्र अलग अलग बता दिए, तीन रिलेशन अलग अलग बता दिए। तो इसमें कौन सा लग रहा था? इसमें लग रहा था हमारा फर्स्ट रूल A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, अपरिमित रूप से अनेक हल हो गए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। समीकरण x² प्लस kx -5/4 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 1/2 है, तो k का मान कितना है? तो देखो यहां पर समीकरण लिख लेते हैं x² प्लस kx -5/4 इज इक्वल टू 0। एक मूल दिया हुआ है 1/2, यानी कि x का मान हम 1/2 लिख दें। तो x का मान 1/2 लिखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस k और 1/2 लिख देंगे -5/4 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 1/4 ये हो गया और प्लस 1/2 के इधर हो गया और इक्वल हम लिख लेते हैं इधर 5/4 लिख देते हैं। 1/2 के इधर लिखिए 5/4 माइनस 1/4, मैंने इधर से इधर पक्षांतर कर लिया है। तो 1/2 के और घटाएंगे तो इधर कितना होगा 4, क्योंकि हर बराबर है तो 5 में से 1 जाएगा तो 4/4 ये कैंसिल हो गया। तो k/2 चाहे लिख लें इक्वल 1 हो जाएगा। तो क्रॉस गुणा यहां पर कर देंगे तो k का मान 2 निकल जाएगा। और ऑप्शन आप चेक करिए कौन सा है। ऑप्शन यहां पर देखिए पहला ही ऑप्शन सही है, k का मान होगा 1/2, ऑप्शन नंबर 1। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर देखिए, इसको देख लीजिए, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 4 और ये कहा sin 2a है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, 2 sin a तो एक का मान कितना होगा? 0, 30, 45 और 60, कौन सा सही होगा ये निकालना है। तो अब देखो एक तरीका ये है कि हम इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन एक की जगह पर रख दें
और ये दोनों तरफ का मान बराबर आ जाए तो कह देंगे वो ऑप्शन सही है। एक तरीका हुआ। तो यदि हम यहां पर देखें तो कैसे लिखेंगे, ये देख के तो आएगा। तो यदि यहां पर 0 लिखते हैं तो यहां पर साइन 2 इंटू 0, तो साइन 2 इंटू 0 कितना हो गया, यहां पर साइन 0 हो गया, और यहां पर भी कितना आया, ये हो गया। तो ए का मान कितना होगा ये आपको निकालना है। तो 0 ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए अब इसको लगाएंगे कैसे, जरा देखिएगा। यहां पर आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए, क्योंकि साइन 2a का फॉर्मूला बनता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और ये बनेगा 2 साइन ए। साइन ए से साइन ए कट गया और 2 से 2 कट गया, तो कॉस ए का मान हो गया कितना, 1 हो गया। तो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस 0 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है। ए की वैल्यू कितनी निकल गई, 0 अंश हो गई, ये चीज निकल के आई। और अभी मैंने बताया था कि हम मान डाल के भी पता कर सकते हैं, तो यहां उसको भी देख लें। मैंने क्या लिखा, साइन 2 इंटू 0 इक्वल 2 साइन 0। अब ये क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0 साइन 0 हो जाएगा, और 2 इंटू साइन 0 का मान भी 0 होता है। तो साइन 0 का मान 0 हो गया, और 2 इंटू 0 ये भी मान 0 हो गया, और ये मान आपका निकल के आ गया 0 बराबर 0। इसलिए ए की वैल्यू कितनी हो गई, 0 अंश। तो इस सवाल को हम, एक तरीका ये वाला हो गया फर्स्ट, और एक तरीका ये सेकंड, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 5, और ये कहा है यदि समांतर माध्य 27 है, बहुलक 45 है, तो मध्यिका कितनी होगी, 32, 33, 34 और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। वैसे सवाल तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सवाल कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर ये आपसे पूछा गया है। इसके लिए सूत्र आपको याद रखना है। सूत्र कौन सा होता है, जेड लिखेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, एम लिखेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, ये एक्स लिखेंगे, और यहां पर 3 लिख देंगे, और यहां पर 2 लिख देंगे। क्या फार्मूला बन गया, बहुलक इक्वल 3 गुणा मध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य। अब क्या दिया है, मध्यिका निकालनी है, तो बहुलक तो 27 है, तो मैं यहां पर 27 लिख लेता हूं। 3 गुणे मध्यिका लिखा रहने दीजिएगा, माइनस 2 गुणा समांतर माध्य कितना है, तो 2 गुणा समांतर माध्य हो गया 27। तो 27 इधर लिखा रहने दीजिए, इक्वल 3m लिख लीजिएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब पक्षांतर इधर करिएगा, तो 27 ये प्लस 54 ये हो गया, और इक्वल 3m हो गया। तो 3m लिख लीजिएगा। 27 और 54 ये मिलकर के कितना हो गया, 81 हो गया। तो आप 81 यहां लिख दीजिएगा। 3 से भाग करना है, तो 3, 27, 81 होता, तो m का मान कितना निकल गया, 27 निकल गया। कितना निकला, 27। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहां पर है जेड, बहुलक 45 है। देखिए ये एक बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुलक कितना लिखा, 45 है, तो यहां पर हमको 45 लिखना था। चलिए यहां 45 लिख देते हैं, 45। तो बहुलक यहां पर 45 था, तो मैं यहां पर 45 लिख लेता हूं, और ये भी यहां पर 45 हो गया है।
और यहाँ पर ये भी आपका हुआ 45। अब जब ये 5 और 4 मिलके 9 हो जाएगा, और 4 और 5 मिलके 9 हो जाएगा, और ये हो गया 3m। भाग कर दीजिएगा तो यहाँ पर ये 33 निकल गया m। तो मध्यिका कितनी निकल गई? मध्यिका निकल गई 33, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर एक बहुत माइन्यूट सी गलती हुई, वो 45 बहुलक है, तो बहुलक यहाँ पर था लिखना 45, और समांतर माध्य 27 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और 6 नंबर में क्या कहा गया? एक पासे को एक बार फेंका गया, यानी पासे को फेंका गया मतलब एक बार फेंका गया, ऐसा माना गया। सम अंक आने की प्रायिकता, तो सम अंक कौन कौन होंगे? 2, 4 और 6 सम होंगे। पासे में 6 अंक होते हैं, ये सबको पता है आप लोगों को। तो यहाँ पर प्रायिकता का मतलब होता है अनुकूल घटना अपान कुल घटना। तो जब पासे को फेंकेंगे तो उसमें 6 अंक आ सकते हैं, 1 से लगाकर 6 तक। 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4, चाहे 5 और चाहे 6, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा गया कोई अंक आ जाए, यहाँ कहा सम संख्या है, तो 2, 4 और 6 सम संख्या हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अनुकूल घटना कौन हो गई? अनुकूल घटनाएं हो गई 2, 4 और 6, यानी कितने अंक? ये 3 अंक हो गए अनुकूल घटना। और कुल अंक कितने हैं? कुल अंक तो 6 हैं, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/6 भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1/2। और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर 1/2, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर देखिए क्या है। अगला नंबर ये कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 7 में है 13, 15, 16, 17 और 19 और 20 की मध्यिका क्या होगी वो आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको उतार लीजिएगा। मध्यिका निकालते समय एक बात ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें ही ये रूल लागू होता है, पदों को या आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में आपको लिखना होता है। कम से ज्यादा या ज्यादा से कम के क्रम में लिखना होता है। तो ये बात जरूर ध्यान दे लेना। लेकिन इसमें बाई चांस सब ये आरोही क्रम में लिखे हुए हैं, 13, 15, 16, 17, 19 और 20। तो हम यहां भी लिख लेते हैं 13, 15, 16, 13 हो गया, 15, 16, 17, 19 और ये 20 हो गया। एक बार लिखने के बाद हम नंबर काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जब नंबर सेम आ गए तो यहां पर n का मान कितना निकल गया? 6। और ये संख्या कौन सी है? सम है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। सम कैसे जान गए? क्योंकि ये जो 6 है वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। अब ये सम आता है तो आपको यहां पर मध्यिका लिखने के लिए सूत्र क्या बनता है? मध्यिका होती है n/2 वे पद का मान और प्लस n/2 + 1 वे पद का मान और बटे 2। या शॉर्ट में ऐसे याद कर लें, बीच वाला पद और अगला पद दोनों को जोड़ो, आधा करो। तो यहां जरा देखिए, n/2 का मतलब हुआ 6 का आधा कौन? तीसरा पद। तो तीसरा तो ये हो गया। उसके बाद चौथा पद कौन है? ये हो गया। तो ये आ गया आपका 16 और प्लस 17 और बटा 2। 16 और 17 को जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा, 33/2। अब 33/2 इसमें ढूंढिए कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन यहां पर ए, बी और सी में तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा?
33/2, तो इस 7 नंबर क्वेश्चन की बंधिका हो गई 7/2। अगला क्वेश्चन नंबर जो 8 है, यानी 8 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए जरा। ये कहा गया साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 का मान कितना है। तो इसके भी लगाने के दो ढंग हैं कि साइन स्क्वायर 45 का मान लिख लीजिएगा और कॉस स्क्वायर 45 का मान लिख लीजिएगा। दोनों का मान लिख करके जोड़ दीजिएगा, जो आंसर आया उसको लिख लीजिएगा। और नहीं तो यहां पर क्या है, यहां पर देखिए साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, इसको इस रूप में पढ़िएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो आप लोग आंसर दे देंगे तुरंत, कितना होता है, 1 होता है। तो यहां हम इसको ऐसे पढ़ेंगे साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, एक सिक्के को 2 बार उछाला गया। कितनी बार, 2 बार उछाला गया। अधिकतम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 बार जब उछालेंगे तो अधिकतम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी, वो आपको यहां पर बताना है। तो जब इसको हम उछालेंगे 2 बार, तो अनुकूल घटना या कुल घटना की बात करें तो कुल कितना हो जाएगा, कुल घटना कितनी हो जाएगी, कुल घटना हो जाएगी 4। क्यों, क्योंकि एक सिक्के में पहलू होते हैं 2, इसको 2 बार आपने उछाला तो ये हो गया 4। ठीक है, और अधिकतम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी वो आपको बताना है। तो अधिकतम एक चित लाना है, तो अधिकतम ये कि एक चित अधिकतम आ जाए। तो इसमें देखिए कितनी घटनाएं हो सकती, तो आपने 4 बता दी। तो कैसे कैसे हो सकती, देखो एक ही सिक्का है, 2 बार इसको उछाले हैं। तो पहली बार मान लो, पहली बार ये कहा कि दोनों बार हेड हेड हो सकता है, ये दोनों बार हो गया। सेकंड घटना क्या हुई, एक बार हेड और एक बार टेल हो गया। थर्ड घटना क्या हो गई कि एक बार टेल और दूसरी बार हेड हो गया। और चौथी घटना क्या हो गई कि दोनों बार टेल और टेल हो गया। ये 4 घटनाएं हो गई। फिर से समझिएगा, सिक्का आपके पास एक है, लेकिन उसको पहले उछाला तो हेड आया, दोबारा उछाला तब भी हेड आया, यानी ये हो गई पहली घटना। पहले उछाला तो हेड आया, दोबारा उछाला तो टेल आया, ये हो गई दूसरी घटना। फिर तीसरी घटना, इसको उछाला, पहले में टेल आया, दूसरे में हेड आया, ये हो गई तीसरी घटना। और चौथी घटना हुई, पहले में भी हेड टेल आया और दूसरे में भी टेल आया, यानी ये हो गई चौथी घटना। तो अब आपसे पूछा गया कुल घटनाएं कितनी हो गई, कुल घटनाएं अभी मैंने बताई थी, कुल घटना हो गई, कुल घटना तो 4 हो गई। मतलब वाली अब की कौन है, अधिकतम एक चित आने की। तो देखो एक ये चित्त हो गया, एक ये भी हो गया, और 2 आए तो और अच्छी बात है, क्योंकि कहा अधिकतम एक आए, अधिकतम एक मतलब 2 हो तो और बढ़िया बात है। तो ये कितनी हो गई, 3 हो गई आपके फेवर की, जिसको आप चाह रहे थे। तो ये हो गई 3/4। तो कुल घटना कितनी हो गई, 4। और यहां पर जो प्रायिकता हो गई कितनी आई, वो हो गई 3/4। प्रायिकता क्या होगी, 3/4। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन देखिए ये है सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 3/4। अब देखिए क्वेश्चन है 10, और 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये लिखा है साइन 27 और साइन 63 अंश का मान कितना है वो आपको बताना है। तो देखिए यहां पर साइन ये लिखा है 27 अंश, तो हम यहां नीचे जो लिखा है साइन 63 अंश और ये अपान में
ये लिखा होगा ये यहां पे कॉस होगा, इसको ऐसे कर लीजिए कॉस। सवाल थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया था, ये कॉस 63 होगा, कॉस 63। तो साइन 63 लिखा रहने दिया, कॉस साइन 27 लिखा रहने दिया, कॉस 63 को आप लिख देते हैं यहां पर कॉस 90 माइनस 27। क्यों? 90 में से 27 घटाएंगे तो 63 होगा। तो देखिए 63 को मैंने ये लिख दिया है। अब ये आएगा कितना, साइन 27, और 90 होने की वजह से कॉस बदल जाएगा साइन में और होगा साइन 27। दोनों गए कैंसिल हो और आंसर मिल गया 1। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। बिंदु -5,8 से होकर जाने वाली तथा y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या है। अब ऑप्शन दिया है एक x = -5, x = 8, y = -5 और y = 8 दिया हुआ है। तो ध्यान रखना ये है, जैसे हम यहां पर कोई बिंदु मान लें, ये है -5 और ये 8 है, ठीक है। अब कह रहे हैं y अक्ष के समांतर, तो y अक्ष के समांतर जैसे ये हमारा x अक्ष होता है और ये होता है y अक्ष। अब यहां पर कोई बिंदु ये लिखा -5,8, जैसे यहां लिखना -5 और कामा 8, ये यहां पर बिंदु आएगा -5,8, ये बिंदु हो गया। यहां पर ये बिंदु हमने ले लिया। और अब कहा है y अक्ष के समांतर, देखो हम ऐसे एक रेखा खींच सकते हैं, ये हो गई y अक्ष के समांतर, और यदि x अक्ष के समांतर खींचे तो ऐसे हो जाएगी। तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण लिखेंगे क्या, ये x = -5, तो x = -5। तो याद रखना है किसी बिंदु से x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण पूछा जाए तो y बराबर, और y अक्ष के समांतर पूछा जाए तो x बराबर लिखना है। यहां पर पूछा क्या गया है, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण पूछा गया, तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होगा x = -5, और ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन करें, समांतर श्रेणी 3,1, -1 और -3 का अगला पद कौन है। तो देखिए यहां पर यदि हम प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद तो हमारा कितना है, a है, कितना 3, और d की बात करें तो d निकालने के लिए 1 में से -3 करेंगे तो d का मान हो जाएगा -2, ठीक है। तो d का मान -2 हो गया। अब अगला पद निकालना है, तो अगला पद निकालने के लिए देखिए -3 था ना ये वाला, और इसमें क्या करेंगे, अगला पद हम जोड़ देंगे। तो अगला पद जोड़ेंगे, यानी यहां पर -3 है, अगला पद निकालना है तो हमको सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा। तो सार्वंतर जोड़ेंगे तो निशान यहां पर प्लस करके और -2 लिख देंगे। तो अगला पद हो जाएगा -3 और -2 कितना आ जाएगा, -5, ठीक है। क्योंकि अगला पद निकालना है तो सार्वंतर को जोड़ते चले जाइएगा, अगले पद निकलते चले जाएंगे। तो सार्वंतर -2 था, -2 इसमें जोड़ा तो ये माइनस यहाँ पहले से लगा था, ये माइनस ये हो गया, माइनस माइनस ये आपका ऐड होकर -5 आएगा, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आधार का क्षेत्रफल कितना है, 9π²। तो बेलन जो होता है वो ऐसे इस तरह का बना है,
ये हो गया बेलन। तो इसका आधार कैसा हो गया? आधार तो सर्किल हो गया, वृत्त हो गया। आपसे पूछा गया व्यास निकालिए, तो हम त्रिज्या मान लेते हैं कितनी, आर है, और ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर किसके बराबर, 9 पाई के, तो 9 पाई लिख लीजिएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर हो गया 9, तो आर बराबर हो गया 3। त्रिज्या कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पर पूछा गया व्यास, ध्यान रखना है यहां गलत ना हो जाए, क्यों व्यास पूछा गया है, और ये जब जल्दबाजी करेंगे तो आपका आंसर है 3 वाला लग जाएगा। जबकि व्यास पूछा है तो व्यास त्रिज्या का क्या है, डबल है, तो आप 2 × 3 कर दीजिएगा और आंसर निकालेगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक करिएगा, तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 13 का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर -4x -6 का विविक्तिकर कौन होगा। तो देखिए यहां पर a की जगह पर आपको 3 लिख लेना है, a का मान 3 लिखो, और b की जगह पर -4 लिख लो, और c के स्थान पे -6 लिख लो। विविक्तिकर निकालना है, विविक्तिकर ये होगा b स्क्वायर -4ac, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये होगा -4 का स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो गया, -4, a की जगह पर 3 लिख देना है, और c की जगह पे -6 लिख देना है। तो ये -4 का स्क्वायर करें तो ये प्लस का 16 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 तिया 12, 12 छंग 72 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये 88 हो गया, और ऑप्शन चेक करिएगा कौन सा है, ऑप्शन डी जो ऑप्शन दिखा रहा ये ऑप्शन नंबर डी 88, और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, ताश के एक पत्ते से, ताश की गड्डी से आपने एक पत्ता निकाला है, यानी ताश के 52 पत्ते होते हैं, उसमें से एक पत्ता आपने निकाल लिया, वो पत्ता गुलाम निकलने की प्रायिकता क्या, यानी वो पत्ता गुलाम होगा उसकी प्रायिकता क्या होगी। देखिए ताश की गड्डी में 1 2 3 और 4 कैटेगरी के पत्ते होते हैं, 4 तरह के पत्ते होते हैं, और ये 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, और 13 होते हैं। टोटल मिला के पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। जो पत्ता इसमें होता है वही इसमें होता है, वही इसमें होता है, वही इसमें होता है, ठीक। तो आपसे पूछा गया गुलाम निकलने की प्रायिकता, तो एक गुलाम इसमें भी होगा, 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 ठीक। रंग की बात करें तो रंग होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है लाल, दूसरा होता है काला, लेकिन रंग की यहां पर कोई बात नहीं करिए। इसके गुलाम निकलने की प्रायिकता क्या होगी, तो गुलाम कितने हो गए, गुलाम टोटल 4 हो गए। अब तो बहुत आसानी से निकल गया आंसर, क्योंकि क्या हो जाएगा, प्रायिकता गुलाम निकलने की, कुल घटना कितनी, कुल पत्ते कौन से निकल सकते हैं, 52 में से कोई भी पत्ता एक निकल सकता है, लेकिन अनुकूल कौन होगा, वो 4 होंगे। क्यों, क्योंकि जब गुलाम 4 है उसी में से कोई एक निकलेगा तो अनुकूल हो जाएगा, भाग कर दीजिएगा, तो 1/13, और ये आपका आंसर हो गया। अब ऑप्शन चेक करिएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन है 1/13, ये है करेक्ट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि 16 नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्रपृष्ठ कितना होगा। त्रिज्या कितनी बताई, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो लिख जाएंगे 7 सेंटीमीटर, और गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, गोले का वक्रपृष्ठ होता है S = 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 लिख लीजिएगा, पाई की जगह पे 22/7 लिखिएगा, और त्रिज्या है 7 ×
7, ये 7 से 7 कट गया। अब ये आएगा 88 गुणा 7 कर लीजिएगा, 7 8 56 के 6 हासिल गया 5, और 7 8 56 और 5 हो जाएंगे 61, और आंसर कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन पहला था 166 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 और 17, और 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं। तो हम यहां पर त्रिभुज ABC बना लेते हैं। त्रिभुज ये बन गया A, B और C। दूसरा त्रिभुज बना है DEF, तो ये हो गया D, E और F। ये समरूप बताए, मतलब एक ही रूप के हैं। तो जब एक ही रूप के हैं तो देखो, यदि इसको हम उठा के इस पर, यानी कि इस त्रिभुज को उठा के इस पर या इस त्रिभुज को उठा के इस पर रखें तो ये पूरे एक दूसरे को ढक लें। नहीं, हम यदि इसको ABC को उठा के DEF पर रखें तो पूरा पूरा ढक जाए। तो कैसे ढकेगा, जब ये वाला कोण A जो होगा वो कोण D पर होगा, कोण B जो होगा वो कोण E पर होगा, और कोण C होगा कोण F पर, तब ये जाके ढकेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है ABC और DEF ये समरूप है। यदि इसको हम पलट देंगे तो ये नहीं ढकेगा, क्योंकि समरूप जो बताया है वो यही कहा है, ABC और DEF ये समरूप है। अब इसमें पूछा क्या गया है, AB अपान DE इक्वल X अपान EF, तो x का मान कितना होगा वो आपको बताना है। तो देखो, समरूप त्रिभुज होने की शर्त क्या है, शर्त ये होती है कि भुजाओं का अनुपात सेम होता है। तो भुजाएं कहां से लाएंगे, देखिए A कोण D कोण के बराबर है, तो A कोण के सामने की भुजा कौन हो गई, BC हो गई, तो आप यहां पर BC लिख लीजिएगा। इसके सामने की भुजा कौन हो गई, EF हो गई, तो आप EF लिख लीजिएगा। और B कोण के सामने की भुजा कौन है, AC है, आप इसको AC लिख लीजिएगा। और इसके बराबर कोण कौन है, E है, तो इसके सामने कौन हो गया, DF हो गया, आप यहां पर DF लिख लीजिएगा। अब बचा कौन, C कोण, तो C कोण के सामने की भुजा कौन है, AB है, आप AB लिख देंगे। और B कोण के सामने की भुजा कौन है, ये C ये कोण या C है, इसके सामने ये वाला कोण F है, तो इसके सामने की भुजा कौन है, DE है, वो हम यहाँ पर DE लिख लेते हैं। एक बार फिर इसको समझ लीजिएगा, भुजाओं का अनुपात समान कैसे होगा ये ध्यान रखना है। देखिए A कोण और D कोण बराबर है, तो A कोण के सामने कौन सी भुजा दिखी, ABC त्रिभुज में, तो आपने कहा सर हमको BC भुजा दिखी, तो मैंने BC ऊपर लिख लिया। त्रिभुज इस DEF में D कोण के सामने की भुजा कौन सी दिखी, EF लिखी, तो EF दिख रही, तो हमने EF लिख लिया। अब उसके बाद देखिए यहां पर हम बात करते हैं B कोण की, B कोण, तो B कोण के सामने की भुजा कौन है, B कोण के सामने की भुजा है AC, तो आपने AC लिख लिया। और B कोण के बराबर कोण कौन है, E कोण है, इसके सामने की भुजा कौन सी दिख रही, DF, तो मैंने DF लिख लिया। अब कोण कौन बचा, C बचा, तो C कोण के सामने की भुजा कौन है, AB है, और इस C के बराबर कोण कौन है, F है, इसके सामने की भुजा कौन है, DE है, ये लिख लिया। अब ये समरूप त्रिभुज में रिलेशन हो गया। ठीक, अब हम आ जाते हैं प्रश्न में। प्रश्न में क्या कहा, AB, तो हम AB लिख लेते हैं, अपान DE लिख लेते हैं, ये भी हो गया, इक्वल X लिख लेते हैं, अपान EF लिख लेते हैं। अब हम इनसे मिला लेते हैं, कौन सा मिल रहा है, AB अपान DE, देखो मिल गया, AB अपान DE मिल गया, और EF इधर मिला, इधर X मिला। अब देखो यहां पर ये चीज
यहाँ x लिखी है और यहाँ पर क्या लिखा है, BC लिखा है। और देखिए ये 1 2 3 4 इनमें देखो रिलेशन दिख रहा जो कि मैंने यहाँ सामने लिखा है। तो इसका मतलब होगा कि x नहीं यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर x के स्थान पे क्या होना चाहिए, BC होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर C सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। एक बार फिर से देख लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। चलिए अब आ जाइए, क्वेश्चन 18 क्या है। cos A का मान दिया हुआ है √3/2। तो cos A इक्वल √3/2। तो tan 2A का मान बताना, तो पहले A की वैल्यू पता करें। तो cos A इक्वल ये होता है cos 30 का मान, cos 30, क्योंकि cos 30 का मान √3/2 होता है। दोनों तरफ cos मिल गया तो आप A का मान कितना लिख देंगे, 30 अंश। अब यहां पर लाना क्या है आपको, tan 2A, तो ये हो जाएगा tan 2 × 30, क्योंकि tan 60 हो गया। और tan 60 का मान होता कितना है, tan 60 का मान √3 होता है। tan 60 का मान कितना, √3। ऑप्शन फिर चेक करिएगा, कौन, ऑप्शन नंबर देखिए C यहां पर सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। और 19 नंबर क्वेश्चन ये बता रहा है समांतर श्रेणी 1 3 5 7। तो मैंने भी यहां पर लिख लिया है 1 3 5 और 7, ऐसे लिख लिया। के अगले 10 पदों का योगफल बताओ, के अगले 10 पदों का योगफल बताओ। तो अगले 10 पदों का योगफल, इसके बाद के 10 पदों का योग के अगले 10 पदों का योगफल कितना होगा निकालना है। तो आप क्या करिएगा, यहां पर a की जगह पर 1 लिख लीजिएगा और d का मान कितना आ जाएगा, 3 में से एक जाएगा 2 हो जाएगा। और t n 10 पदों का योगफल निकालना, तो 10 यहां पर 10 लिख जाइएगा। सूत्र क्या बनता है, Sn इक्वल n/2 2a + n-1 × d। तो 10/2 हो गया, 2 × 1 हो गया, प्लस और 10 में से एक जाएगा 9 हो जाएगा। और d का मान कितना हो जाएगा, d का मान 2 हो जाएगा। तो ये 5 इधर बन गया, 5 लिख लीजिएगा, ये 2 इधर हो गया और 9 दूनी 18 ये हो गया। ठीक है, 18 2 20 और 20 पंचे 100 ये हो गया। तो 10 पदों का योगफल कितना हो जाएगा कि पहले 10 पदों का योगफल, पहले यहां पर मतलब ये सब, ये जो है यहां से यहां तक, शुरुआत यहां से है 1 से, और 10 पदों तक योगफल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये आपको ऑप्शन मिल गया डी। अब है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, बिंदु 12,5 की मूल बिंदु से दूरी बताओ। तो बिंदु कौन सा दिया है, 12,5, तो आप 12,5 लिख दीजिएगा, ये हो गया 12,5। और मूल बिंदु से दूरी निकालनी हो, वैसे तो फार्मूला ये बनता है d इक्वल √x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहां पर मूल बिंदु है तो इतना बड़ा ना सूत्र लिखेंगे और ना कुछ, बस आंसर लिख देंगे, क्योंकि हमको समय का भी ध्यान रखना है। तो बस यहां पर क्या हो, जैसे मूल बिंदु का निकालना हो, मूल बिंदु से दूरी, तो जो दोनों मान लिखे इनका स्क्वायर कर दीजिए आप फटाफट, बस ऐसे ही कर दीजिएगा। 144 ये बन गया, 25 ये हो गया, दोनों को जोड़िएगा तो 169 यानी 169 आएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। और यही होगा इस प्रश्न का आंसर। तो मूल बिंदु से दूरी निकालनी हो तो फिर ये सूत्र लिख करके लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जो दो बिंदु दिए होंगे
जो निर्देशांक दिए हैं इन्हीं का स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, वर्गमूल निकालिएगा और होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हुआ। तो ये था बच्चों आज का सेशन। 20 क्वेश्चन तो कराए हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन को हमने विधिवत समझा दिया है। यदि आप इसको अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो ये 20 क्वेश्चन के साथ साथ और भी क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फिर जय हिंद।